Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, this is Arpit Raj, and today I am here to present the next video lecture of our partial fraction video lecture series. In the previous video lecture, we have already discussed the detailed introduction and basic definition of partial fractions, that what are पार्शियल फ्रैक्शंस एंड तो साथियों, आज के वीडियो में हम किसी दिए गए भिन्न को आंशिक भिन्नों में विभक्त करने की विधि की क्रिया विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके वर्किंग रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आज के बाद अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको कभी भी जीवन में पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक डाउट और एक एक कंसेप्ट को सविस्तार यहाँ पे डिस्कस करूँगा। दैट्स वाई मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। एक्चुअली मैं इस वीडियो को बोर्ड पर ही बनाता, बट मुझे यह लगा कि अगर मैं इसको पीडीएफ से पढ़ाता हूँ तो आप सबको इसे नोट करने में आसानी रहेगी और आप सब इसको भली भांति नोट भी कर पाएंगे। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो डेफिनेटली आप इसे नोट कर लें, क्योंकि इससे आसान आपको कहीं पर भी यूट्यूब से लेकर के आपकी बुक तक कहीं पर भी इससे आसान भाषा में नहीं लिखा मिलेगा आपको। तो आप इसको नोट भी करते चले और समझते भी चलें। और फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस नोट्स में जितना कुछ भी बताया गया, अगर आप उसको सही फॉलो कर लेते हैं तो मेरा यह दावा है कि आप आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शंस को ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आंशिक भिन्नों में विभक्त करने की क्रियाविधि को, मीन्स वर्किंग रूल टू ब्रेक इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मूल भिन्न दिया गया है जिसको कि आपको पार्शियल फ्रैक्शंस में विभक्त करना है, ठीक है। तो जो मूल भिन्न दिया गया है उसका एक अंश होगा, उसका एक हर होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका जो मूल भिन्न होगा वो अंश बटे हर के फॉर्म में होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने वर्किंग रूल के पहले स्टेप की तरफ। तो हमारा पहला स्टेप कहता है कि सर्वप्रथम यह जांच करें कि दिए गए भिन्न में अंश की घात हर की घात से कम है या अधिक, है ना। यानी कि जो भी आपको कॉम्बाइंड फ्रैक्शन दिया गया है, जो मूल भिन्न आपको दिया गया है, उसमें आप चेक करिए कि उसमें जो अंश की घात है और जो हर की घात है उसे आप चेक कर, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और आपको ये देखिए कि अंश की जो घात है वो हर की घात से कम है या अधिक है, ये आपको चेक करना होगा। सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको जो फ्रैक्शन दिया गया है उसमें आप चेक करें कि अंश की घात जो है वो हर की घात से कम है या फिर अधिक है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे लिखा है यदि अंश की घात हर की घात से कम है तो हम सीधे द्वितीय चरण के लिए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि यदि जो आपका भिन्न दिया गया है उसमें जो अंश की घात है, हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, उसमें बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो घात होती है वो बहुपद की घात होती है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि अगर आपको जो मूल भिन्न दिया गया है उसके अंश की जो घात है वो आपके हर की घात से कम है तो आप दूसरे चरण के लिए बढ़ जाएंगे। यानी कि तब आप इस प्रथम चरण से आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह प्रथम चरण आपका पहले से कंप्लीटेड है, आपको दूसरे चरण के लिए बढ़ जाना है। तो आपको दूसरे चरण के लिए यानी सेकंड स्टेप के लिए बढ़ जाना है। यदि आपका अंश का घात आपके हर की घात से अधिक है ना, तो फिर आपको पहले फर्स्ट स्टेप को ही फॉलो करना पड़ेगा, प्रथम चरण का पालन करना होगा, उसके बाद आप दूसरे चरण में जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किंतु यदि अंश की घात हर की घात से अधिक या बराबर हो तो अंश में हर से तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल की घात हर की घात से कम ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके अंश की घात आपके हर की घात से अधिक है तो फिर आप क्या करोगे कि हर से, यानी कि जो भिन्न आपको दिया गया उस हर से उसके अंश में आप तब तक भाग दोगे जब तक कि नीचे जो शेषफल है उसकी घात आपके हर की घात से कम ना हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर अंश की घात हर की घात से ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट स्टेप में ही आपको अंश में हर से भाग दे देना है। ये काम आप अपने चाहे फेयर पे कर लें, चाहे आप अपने रफ पे कर सकते हैं। और अगर आप यह काम करने में पारंगत हो जाते हैं तो आपको रफ फेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और यह भाग तब तक जाता रहेगा, तब तक देते रहेंगे जब तक कि आपके पास जो शेषफल नीचे आएगा उस शेषफल की घात, है ना, यानी उसमें जो चर प्रयुक्त हुआ है उस चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वो आपके जो हर था, है ना, आपके मूल भिन्न का जो हर था उसकी घात से कम ना हो जाए, ठीक है। वो भी एक बीजीय व्यंजक ही होगा, तो उस शेषफल की घात आपके हर की घात से कम हो जाएगी, तब आप वहीं पे भाग देना रोक देंगे और फिर प्राप्त परिणामों को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है
और लिखा है कि उदाहरण के लिए यदि हमें एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस टू को आंशिक भिन्नों में विभक्त करना हो, यानी मान लीजिए कि हमारे पास ये मूल भिन्न दिया गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस टू और इसे हमें आंशिक भिन्नों में विभक्त करना हो, तो चूंकि यहाँ अंश की घात 2 है, यहाँ ऊपर देखें अंश है एक्स स्क्वायर और इसमें चर की घात जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस व्यंजक की घात होती है जो सबसे बड़ी घात होती है चर की। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो अंश की घात है एक्स स्क्वायर की घात है वो 2 है और फिर लिखा है आगे हर की घात से अधिक है ना, हर की घात इक्वल टू 1। यहाँ पे हर जो आपके पास है एक्स प्लस टू उसकी घात आप देख पा रहे हैं कि 1 है, लीनियर है ना, तो उसकी घात 1 है और अंश की घात 2 है। तो इस तरीके से आप पा रहे हैं कि अंश की जो घात है वो हर की घात से अधिक है ना। अतः हम अंश में हर से भाग देंगे जब तक शेषफल की घात हर की घात से कम न हो जाए। तो चूंकि यहाँ पे अंश की घात हर की घात से अधिक है इसलिए अब हम हर से अंश में तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि हमारा जो शेषफल है उसकी घात हर की घात से कम ना आ जाए। तो यहाँ पे नीचे हमने देखिए भाग किया हुआ है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर में हमें एक्स प्लस टू से भाग देना था, ठीक है। और यहाँ पे एक्स प्लस टू जिससे हम भाग दे रहे हैं उसे भाजक कहते हैं और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है वो हमारा भागफल कहलाता है और लास्ट में यहाँ पे जो बचा रह जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आप सब जानते होंगे कि किस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का भाग दिया जाता है। तो हमने वही रूल को फॉलो करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस टू से भाग दिया है तो हमारा भागफल एक्स माइनस टू आया है और एट लास्ट हमारे पास जो शेषफल बचा है वो 4 बचा है, एक नियतांक बचा है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके हर की घात यानी भाजक की घात जो है वो 1 है और यहाँ पे जो आपका शेषफल है उस शेषफल की घात 0 है। अर्थात यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो शेषफल की घात है वो हर की घात से कम हो गया है ना। तो यही 4 शेषफल पा करके हम अपना भाग देना रोक देंगे, यानी हमारा ये भाग देने की प्रक्रिया यहीं पर रोक दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है स्पष्टतः यहाँ हर यानी भाजक की जो घात है वो शेषफल की घात से अधिक है ना, यानी कि शेषफल की घात हर की घात से कम आ चुकी है। तो अब क्या करा गया है कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से, हम जानते हैं नंबर थ्योरी में आपने यूक्लिड का विभाजन प्रमेय आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, जो कि ये फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये यूक्लिड का विभाजन प्रमेय है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यहाँ पर क्लियरली हमने जो ऊपर भाग अभी दिया वहाँ पे हमारा भाज्य जो था वो दिए गए भिन्न का अंश था, है ना, और जो भाजक था वो दिए गए भिन्न का हर था, क्योंकि हमने अंश में हर से भाग दिया था, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो भाज्य था वो हमारा अंश था और भाजक हमारा हर था। तो भाज्य बटे अगर भाजक हम करेंगे तो भाज्य हमारा अंश था, है ना, और भाजक हमारा हर था। तो इस तरह से भाज्य बटे भाजक बराबर अंश बटे हर आ जाएगा और अंश बटे हर का मतलब क्या है, दिया गया मूल भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दिया गया मूल भिन्न जो होगा उसमें वो अंश बटे हर होगा और उसी के अंश से हमने उसी के हर में ही तो भाग दिया था। तो इस तरीके से जो अंश बटे हर के रूप का जो व्यंजक अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ और नहीं, वो हमारा दिया गया मूल भिन्न ही बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस नियम को याद रखें कि जहां पर भी आपको भाज्य बटे भाजक मिल जाएगा वहां पर हम निस्संदेह दिया गया मूल भिन्न रख देंगे। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमने लिखा है कि अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में भाजक से भाग करने पर, यानी ये जो समीकरण 1 दिया गया है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसमें दोनों पक्षों में भाजक से भाग देंगे। भाजक से भाग देने का मतलब अंश से भाग दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम इस समीकरण में भाजक से भाग देंगे तो यहाँ पे इस साइड हो जाएगा बाएं पक्ष में भाज्य बटे भाजक आ जाएगा, उसको हमने जो का तो लिख दिया। और यहाँ पे भाजक गुणे भाजफल है, इस साइड में जब हम दाएं पक्ष में भाजक से भाग देंगे तो इस पद में भाजक से भाजक कट जाएगा और हमारे पास केवल भागफल बचेगा। तो यहाँ पे हमने भागफल लिख दिया, प्लस यहाँ पे हमारा शेषफल है तो शेषफल बटे भाजक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ भाज्य बटे भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, और इसी को हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब आगे मैंने लिखा है कि समीकरण 2 व 3 से अब इनकी सहायता से हम एक अगले निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ठीक है। देखेंगे हमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 2 जो है वो भाज्य बटे भाजक बराबर अंश बटे हर, यानी दिया गया मूल भिन्न है ना। तो अगर आप भाज्य बटे भाजक कहीं प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ पर आप मूल भिन्न लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि समीकरण 3 में यहाँ पे भाज्य बटे भाजक है तो इसकी जगह पे हम रख देंगे मूल भिन्न। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा दिया गया भिन्न या दिया गया मूल भिन्न बराबर यहाँ पे भागफल था और शेषफल बटे भाजक। तो यहाँ पे
भागफल आ जाएगा और शेषफल बटे भाजक। हम जानते हैं कि ये जो भाजक है ये हमारे भिन्न दिए गए मूल भिन्न का हर है, तो इसलिए तो इस प्रकार से हमें जो फाइनल निष्कर्ष मिलेगा वो होगा दिया गया भिन्न बराबर भागफल प्लस शेषफल बटे भिन्न का हर। ठीक है, ये उस केस में होता है जब आपके अंश की घात आपके हर की घात से अधिक होती है, और फिर उस केस में आप अंश में हर से भाग देते हो, तो वहाँ पे जो आपका मूल भिन्न होता है तो वहाँ पे भागफल आएगा, शेषफल आएगा, और भाजक तो आपका भिन्न का हर ही होता है क्योंकि उसी से भाग दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका जब आप अंश में हर से भाग देते हो तो भाग देने के बाद जो कुछ भी आपके पास रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं आप उसको इस नियम के तहत लिखते हो कि दिया गया भिन्न बराबर भागफल प्लस शेषफल बटे भिन्न का हर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पिछला उदाहरण जब लिया था तो वहाँ पे हमने दिया गया मूल भिन्न हमारे पास था x² / x+2। हमने भागफल चेक करेंगे आप ऊपर जा करके, तो हमने भागफल जो हमारा आया था वो x-2 आया था, प्लस शेषफल हमारा 4 आया था, तो 4 ऊपर लिख दिया, भिन्न का हर हमारा x+2 आया था। ठीक है, यहाँ पे दाएं पक्ष में ये जो सरल भिन्न है इन्हें हम आंशिक भिन्न कहते हैं, और इस साइड पे जो आपका मूल भिन्न दिया गया था वो मूल भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न कहा जाता है। हालांकि ये एग्जाम्पल तो एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल था जहाँ पर कि आपको हर में फैक्टर्स देखने को नहीं मिले, यहाँ पे हर एक लीनियर पावर था। आगे ऐसे भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती इत्यादि घातों का हर में कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले। तो उस केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे भाग देने के पश्चात यहाँ पर ये जो आपका 4/x+2 आ रहा है, यहाँ पर भी आप उस हर को रखेंगे तो यहाँ पर भी वो आपका फैक्टराइज नहीं, तो यहाँ पर भी वो आपका आंशिक भिन्नों में विभक्त अभी तक भी नहीं हुआ होगा। तो फिर इस स्थिति में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हमने स्टेप नंबर 1 को ही फॉलो किया है जब आपके अंश की घात आपके हर की घात से अधिक होती है, लेकिन जब आपके अंश की घात हर की घात से अधिक नहीं है, कम है, तो आप सीधे दूसरे स्टेप के लिए बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सारा टिटिम्मा हमने इस केस में किया कि जब आपके अंश की घात आपके हर की घात से अधिक होती है। तब आप सभी इस रिज़ल्ट को बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ये रिज़ल्ट पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के दौरान। और जहाँ पे आपके अंश की घात हर के घात से अधिक होती है तो वहाँ पे हम इसी तरीके से इसी रूल के अकॉर्डिंग अपने दिए गए फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। तो फ्रेंड्स आइए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा कहता है कि यदि अंश की घात हर की घात से कम हो और पुनः आंशिक भिन्नों में विभक्त करना संभव हो, है ना, यानी कि जो आपका मूल भिन्न दिया गया है उसमें अगर अंश की घात हर की घात से कम हो, पहले से ही कम हो, तो या फिर अगर आपके अंश की घात आपके हर की घात से अधिक थी और फिर उसको आपने फर्स्ट स्टेप अप्लाई करके कम कर लिया है, तो वही इसलिए लिखा गया है कि और पुनः आंशिक भिन्नों में विभक्त करना संभव हो, तो हर के सरलतम गुणनखंड कीजिए। यानी कि अब आप सेकंड स्टेप में बढ़ेंगे, जो भी आपका फ्रैक्शन बचा हुआ है या फिर जो भी आपका मूल फ्रैक्शन है, अब उसमें आपको हर के सरलतम गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब हर के गुणनखंडों के अनुसार निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। तो आपका जो फ्रैक्शन दिया गया है, अगर उसमें जो हर आया उसके आप जब गुणनखंड करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के टर्म्स देखने को मिल सकते हैं। मींस लीनियर टर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं, लीनियर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, है ना, और त्रिघातीय भी हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक जो मूल भिन्न है उसका हर जो है वो है x³ - 1, तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा x - 1 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा x² + x + 1, है ना, इस तरीके का कुछ आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपका हर है वो दो गुणनखंडों में फैक्टराइज होगा, एक तो रैखिक है और दूसरा आपका द्विघातीय है ना। तो इस तरीके से कई सारे केसेस बन सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे बनेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे x³ - 1 का अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर और x² + x + 1 का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर में आए हुए गुणनखंडों और गुणनखंडों की घातों के अनुसार हम सेकंड स्टेप को अप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप में यानी कि सेकंड स्टेप में आपके कई सारे सब केसेस बन जाएंगे। तो वहाँ पे पहले आपको हर का गुणनखंड करना है। हर का गुणनखंड करने के पश्चात आपको देखना है कि जो उसमें गुणनखंड आ रहे हैं वो उसमें वो लीनियर हैं या क्वाड्रेटिक हैं और उन फैक्टर्स का रिपीटेशन हुआ है कि नहीं, यानी कि उनकी जो घातें हैं कहीं एक से अधिक तो नहीं है, 2 घातें हैं, 3 घातें हैं, 4 घातें हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके से आपके फैक्टर्स की घातें हैं, तो उन घातों के तो उन फैक्टर्स के अनुसार और उन फैक्टर्स की घातों के अनुसार आपको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह सेकंड स्टेप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे हमें हर के फैक्टर्स यानी गुणनखंड और उन गुणनखंडों के घातों के अनुसार पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं स्टेप की तरफ।
तो यहाँ पे हमारा जो पहला सब केस है वो कह रहा है कि यदि हर में एक रैखिक गुणनखंड ax प्लस माइनस b प्रकार का हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो, जिसकी पुनरावृत्ति ना हुई मतलब वो बार बार ना आया हो, यानी उसकी घात एक से अधिक ना हो, यानी वो केवल एक ही बार आया हो, तो हमें a बाई ए एक्स प्लस माइनस बी प्रकार का एक आंशिक भिन्न प्राप्त होगा, है ना। अर्थात मूल भिन्न बराबर a बाई ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस शेष आंशिक भिन्न। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने अपने हर का गुणनखंड किया, वहाँ पर आपको एक लीनियर फैक्टर मिला, एक रैखिक गुणनखंड मिला। जैसा कि अभी हमने एक्स क्यूब माइनस वन वाला जब किया तो वहाँ पे हमें एक रैखिक गुणनखंड मिला था एक्स माइनस वन, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ए एक्स प्लस माइनस बी हमने लिख दिया कि ए और बी कुछ भी कांस्टेंट है, उनके कुछ भी मान हो सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू उनके मान हो सकते हैं। और आपका यहाँ पे गुणनखंड जो है, यहाँ पे एक्स माइनस, यहाँ पे जो ए एक्स प्लस माइनस बी है तो वो ए एक्स प्लस बी भी हो सकता है, ए एक्स माइनस बी भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक धनात्मक दोनों चिन्ह, इसलिए हमने यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक दोनों चिन्हों को लिया है, ठीक है। तो अगर आपके हर में एक रैखिक गुणनखंड उपस्थित है जो कि बार बार नहीं आया, यानी उसकी घात भी एक है, वो रैखिक भी है, यानी उसमें चर की घात भी एक है, और उस पूरे फ्रैक्शन की घात, उस पूरे फैक्टर की, जैसे एक्स क्यू माइनस वन में एक्स माइनस वन की घात वन होती है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई टर्म है कि जिसमें जो कि लीनियर है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, पुनरावृत्ति का मतलब यही है कि उसकी घात एक ही है, उसकी घात एक है, उसकी घात एक से अधिक नहीं है, यानी कि वो हर में एक से अधिक बार नहीं आया है, इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है। वो यानी वो नॉन रिपीटेड होता है। तो फिर जब हम उस भिन्न को आंशिक भिन्न में विभक्त करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन मिलता है, वहाँ पे हमें एक पार्शियल फ्रैक्शन, एक सरलतम भिन्न जो मिलता है वो a बाई ए एक्स प्लस माइनस बी टाइप का मिल जाता है। वहाँ पे यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो कांस्टेंट है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो एक सरलतम भिन्न के हर के रूप में आपको पार्शियल फ्रैक्शन में भी मिलेगा, यानी उस फैक्टर से संबंधित एक टर्म आपका आपके पार्शियल फ्रैक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हम तो जानते ही हैं कि मूल भिन्न जो होता है वो पार्शियल फ्रैक्शंस का सम होता है, यानी कि समस्त पार्शियल फ्रैक्शंस जो होंगे आपके, वो उनको जोड़ देंगे, उनको संयोजित कर देंगे तो आपको मूल भिन्न मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर ए वन अपॉन ए एक्स प्लस माइनस बी एक फ्रैक्शन, एक पार्शियल फ्रैक्शन है, तो उसमें यहाँ पे तो मूल भिन्न जो आपका समस्त पार्शियल फ्रैक्शन का योग है, तो यहाँ पे आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही आसानी से मिल गया। तो आप उसे डायरेक्टली मूल भिन्न इक्वल टू पहला वो पार्शियल फ्रैक्शन प्लस शेष आंशिक भिन्न के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पार्शियल फ्रैक्शन तो मिल गया, अभी आपको शेष पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको एक फैक्टर मिल रहा था एक्स माइनस वन, एक था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे आपको एक्स माइनस वन एक लीनियर फैक्टर मिला। तो आप जब उसको जब आप उस मूल भिन्न को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस वन का, प्लस करके आपको शेष आंशिक भिन्नों को लिखना होगा, वो उसको आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अगले स्टेप के लिए बढ़ जाएंगे। अब देखें जो दूसरा सब केस है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि ए एक्स प्लस माइनस बी प्रकार के किसी गुणनखंड की आवृत्ति हर में कई बार हुई हो, है ना, जैसे कि यदि हर में ए एक्स प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ए एक्स प्लस माइनस बी का क्यूब, या फिर ए एक्स प्लस माइनस बी के पावर 4 एंड सो ऑन, या फिर ए एक्स प्लस माइनस बी के पावर n प्रकार के गुणनखंड अगर आपको देखने को मिल जाते हैं आपके हर में फैक्टर करने के पश्चात, तो यदि आपके हर में ए एक्स प्लस माइनस बी के स्क्वायर का कोई टर्म का कोई फैक्टर मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको दो पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे, दो सरलतम भिन्न मिलेंगे। एक होगा आपका ए बटे ए एक्स प्लस माइनस बी का टाइप का, और एक होगा बी बटे ए एक्स प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर टाइप का। मीन्स यहाँ पे जब आपका स्क्वायर है ना, तो आपको एक घात से शुरू करके दो घात तक जाना पड़ेगा उसी फैक्टर के करस्पॉन्डिंग। यानी कि यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस माइनस बी का स्क्वायर है, तो एक पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा आपका ए बाई ए एक्स प्लस माइनस बी, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, और दूसरा हो जाएगा बी बाई ए एक्स प्लस माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे बी भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास ए एक्स प्लस माइनस बी का होल क्यूब टाइप का एक फैक्टर मिल रहा है हर का, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास तीन आंशिक भिन्न मिलेंगी। एक होगी ए बटे ए एक्स प्लस माइनस बी, दूसरा हो जाएगा बी बटे ए एक्स प्लस माइनस बी का स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा सी बटे ए एक्स प्लस माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें कि अगर आपके पास अगर आपके हर में ए एक्स प्लस माइनस बी के पावर n
यहाँ जहाँ पे n कोई भी एक पूर्णांक है तो उसके करस्पॉन्डिंगली जब आप दिए गए मूल भिन्न को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें ए एक्स प्लस माइनस बी के पावर n है, यहाँ पे जितने पावर्स रहेंगे उतने पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे, ठीक है, उस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा a1 बटा ए एक्स प्लस माइनस बी, दूसरा हो जाएगा a2 बटा ए एक्स प्लस माइनस बी का स्क्वायर, और इसी तरीके से घात को बढ़ाते जाएंगे। तो एंड सो ऑन, अगर n है तो an बटे ए एक्स प्लस माइनस बी के पावर n हो जाएगा, जहाँ पे a1 a2 a3 एंड सो ऑन an ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो इस दूसरे केस का कहने का मतलब ये है कि अगर आपके हर में पहला केस जो था वहाँ पे नॉन रिपीटेड था, यहाँ पे दूसरा केस ये है कि आपका जो फैक्टर है हर का, जब आप फैक्टर करो तो वो आपका जो हर है वो आपका लीनियर ही हो, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति हुई हो, यानी कि उसकी जो पावर्स हैं वो एक से अधिक हों। तो जब हर के किसी फैक्टर के पावर्स एक से अधिक होंगे तो आपको तो उसका जितना पावर्स होगा उतने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से जब आपका हर एक्स को माइनस वन का क्यूब था तो आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे और आप इन फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स माइनस वन जो कि लीनियर है लेकिन इसकी पुनरावृत्ति हुई है 3 बार, ये इसकी घात जो है 3 है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंगली आपको जो पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगे वो होगा, एक होगा a1 बटे एक्स माइनस वन, और दूसरा हो जाएगा प्लस करके a2 बटे एक्स माइनस वन का स्क्वायर, प्लस तीसरा हो जाएगा a3 बटे एक्स माइनस वन का क्यूब, है ना। इसी तरीके से आगे भी इसी तरीके से आपको उस पावर तक जाना है, उस फैक्टर के उस पावर तक जाना है जितना कि आपके हर के फैक्टर में दिया गया है। हम जानते हैं कि जो मूल भिन्न होता है वो समस्त पार्शियल फ्रैक्शंस का योग होता है। तो यहाँ पर अभी इन जनरल हमें n पार्शियल फ्रैक्शंस ऑब्टेन हो चुके हैं एक दिए गए मूल भिन्न के, ठीक है। तो हमें n पार्शियल फ्रैक्शंस ज्ञात हो चुके हैं, जहाँ पे n कोई नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई n कोई नंबर होगा। तो यहाँ पे हमको n के नंबर के आधार पे हमें यहाँ पे n पार्शियल फ्रैक्शंस मिल चुके हैं। तो फिर हमारा मूल भिन्न इन समस्त पार्शियल फ्रैक्शंस का योग होगा, और उसके पश्चात पे अगर कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस छूट जाते हो तो उन्हें भी हमें ऑब्टेन करना होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मूल भिन्न होगा इस द्वितीय केस के अनुसार मूल भिन्न इक्वल टू आ जाएगा a1 बटे ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस a2 बटे ए एक्स प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस a3 बटे ए एक्स प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस एंड सो ऑन an बटे ए एक्स प्लस माइनस बी के पावर n प्लस शेष आंशिक भिन्ने, ठीक है। दिए गए मूल भिन्न के कुछ और भी शेष आंशिक भिन्ने हो सकती हैं जिनको कोई आगे ज्ञात करना हो। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ। अभी तक हमने हर के लीनियर फैक्टर्स की बात करी, है ना। अब हर में लीनियर फैक्टर्स के अलावा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स यानी द्विघाती फैक्टर्स भी मौजूद हो सकते हैं, है ना, और इसी तरीके से त्रिघाती चतुर्घाती इत्यादि भी मौजूद हो सकते हैं। तो मुख्यतः हम रैखिक और द्विघाती की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि त्रिघाती होगा तो उसको फैक्टर करके हम एक द्विघाती और एक रैखिक के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसके तीनों के तीनों एक घाती फैक्टर्स भी मिल सकते हैं। और यदि कोई हर चतुर्घाती है तो उसके भी फैक्टर्स हमको उसको भी हम फैक्टराइज कर 2 द्विघाती फैक्टर्स में कर सकते हैं, या फिर सभी के सभी रैखिक फैक्टर्स में हम रैखिक फैक्टर्स के रूप में हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो मेन केसेस बन जाते हैं, जो चर्चा जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए, वो हो जाते हैं हमारे रैखिक फैक्टर्स और द्विघातीय फैक्टर्स। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी जो कुछ भी फैक्टर्स बाकी जो भी त्रिघाती चतुर्घाती पंचघाती इत्यादि जो फैक्टर्स मिलेंगे उन सबको हम इन्हीं लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में फैक्टराइज करके और इनके नियमों को इस्तेमाल करके पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो थर्ड केस है वो द्विघाती फैक्टर्स के लिए है। अगर हर में द्विघाती फैक्टर्स भी मौजूद होंगे तो उनकी आवृत्ति या अनावृत्ति के आधार पर हम किस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शंस अज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो थर्ड सब केस कहता है कि उपरोक्त की भांति यदि हर में एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का यानी द्विघाती प्रकार का गुणनखंड हो तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग उसके संगत एक ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का आंशिक भिन्न प्राप्त होता है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग आप पार्शियल फ्रैक्शन मानेंगे वो होता है आपका ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, है ना। यानी कि जो फैक्टर रहेगा वो नीचे हो जाएगा और ऊपर आपके पास 2 कांस्टेंट्स ए और बी, और ए के साथ एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी ए कांस्टेंट के साथ एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे प्लस दूसरा कांस्टेंट कर लेंगे, है ना। हमेशा इसी प्रकार से आप द्विघातीय फैक्टर्स के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस अज्यूम करेंगे, ठीक है। अगली लाइन में लिखा है मूल भिन्न इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस शेष आंशिक भिन्न, ठीक है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो द्विघाती फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हमने पार्शियल फ्रैक्शन अज्यूम किया है, ये बिल्कुल उसी तरीके से अज्यूम किया जा रहा, माना जा रहा है जिस प्रकार से हमने लीनियर फैक्टर्स मिलने पर माना था। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स के केसेस की तरह अगर कोई द्विघाती फैक्टर जो है हर का, वो कई बार आ जाता है, यानी उसकी आवृत्ति होती है, यानी कि उसका पावर 2 या 2 से अधिक अगर होता है, तो उस केस में भी हम सिमिलर वेज उसी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस को उनके करस्पॉन्डिंग अज्यूम करते हैं, जिस तरीके से अभी हमने लीनियर फैक्टर्स के रिपीटेशन होने पर, यानी लीनियर फैक्टर्स की पुनरावृत्ति में माना था। ठीक है, जितना उस क्वाड्रेटिक फैक्टर का जितना पावर रहेगा उतने हम पार्शियल फ्रैक्शंस अज्यूम करेंगे, और पहले पार्शियल फ्रैक्शन का पावर 1 से शुरू करेंगे, जितना हर में आए उस फैक्टर का पावर होगा उसकी संख्या तक हम इस तरह से पावर्स को बढ़ाते हुए उतनी संख्या में हम पार्शियल फ्रैक्शंस अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तथा उपरोक्त की भांति यदि हर में ax² + bx + c पावर n प्रकार का गुणनखंड हो जहाँ n = 2 3 4, इसका मतलब n का मतलब 2 3 4 कहने का मतलब ही है, आप समझ जाए तुरंत कि फैक्टर की पुनरावृत्ति होगी, यानी द्विघातीय फैक्टर जो है उसकी पुनरावृत्ति होगी, 2 या 2 से अधिक बार आएगा। ठीक है, तो जब पुनरावृत्ति होगी तो हमें a1x + a2/ax² + bx + c एक हो गया, फिर उसके बाद a3x + a4/ax² + bx + c का स्क्वायर दूसरा, एंड सो ऑन प्रकार के n आंशिक भिन्न प्राप्त होंगे। यानी कि जितना उसका पावर्स होगा, जितनी बार उसका रिपीटेशन हुआ रहेगा, उतने पार्शियल फ्रैक्शंस अज्यूम करने होंगे आपको, और कुछ इस तरीके से, यानी ऊपर जो 2 कांस्टेंट होंगे उसमें से किसी एक कांस्टेंट के साथ x का मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरा कांस्टेंट, और बटे वो फ्रैक्शन का पावर 1/1 करके इंक्रीज करते हुए हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरीके से मानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मूल भिन्न जो होता है पार्शियल फ्रैक्शंस का सम होता है, तो इस तरीके से n पार्शियल फ्रैक्शंस हो जाएंगे प्लस शेष आंशिक भिन्न जो आपको निकालने हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान अगर 2 रहेगा तो ये केवल 2 टर्म्स तक ही रहेगा, 3 रहेगा तो 3 टर्म्स तक आगे बढ़ा के लिखेंगे, 4 रहेगा 4 टर्म्स रहेगा, जिस तरीके से भी n के मान होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे द्विघाती फैक्टर के करस्पॉन्डिंगली पार्शियल फ्रैक्शंस अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चौथा सबकेस है वो हमसे कहता है कि उपरोक्त नियमों की सहायता से मूल भिन्न को समस्त आंशिक भिन्नों के योग के रूप में लिख लीजिए, है ना। अर्थात मूल भिन्न इक्वल टू समस्त आंशिक भिन्नों का योग, इसे हमने समीकरण ए मान लिया है, आप इसे ध्यान दें। चौथा सबकेस हमसे ये कह रहा है कि आप उपरोक्त जो विधियां हैं, इन विधियों से आप हर एक फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आप पार्शियल फ्रैक्शंस ऑब्टेन कर लीजिए, और उन समस्त पार्शियल फ्रैक्शंस ऑब्टेन हो जाने के पश्चात उन समस्त पार्शियल फ्रैक्शंस को मूल भिन्न इक्वल टू समस्त पार्शियल फ्रैक्शन को योग के रूप में लिख लीजिए, यानी जो आपका मूल भिन्न है वो इक्वल टू समस्त जो आपने पार्शियल फ्रैक्शंस ऑब्टेन किए हैं उनको प्लस प्लस के निशान से लगा करके लिख लीजिए, उसे समीकरण हमने ए मान लिया है। ठीक है, पांचवा सबकेस कहता है हमारा, अब उपरोक्त समीकरण ए को, यानी इस समीकरण ए को हल कर लीजिए तथा आंशिक भिन्नों में प्रयुक्त नियतांकों का मान ज्ञात कर लीजिए। यानी कि अभी देखिए ऊपर हमने जितने भी केसेस के अकॉर्डिंग हमने उस पार्शियल फ्रैक्शंस अज्यूम किए, वहाँ पे हमारे पास a b c d a1 a2 a3 एंड सो ऑन an इस प्रकार के कॉन्स्टेंट्स को लेकर के हमने पार्शियल फ्रैक्शंस अज्यूम किया था। तो हमारा कोई भी मूल भिन्न पार्शियल फ्रैक्शंस में तभी कन्वर्ट माना जाएगा, तभी विभक्त किया हुआ माना जाएगा कंप्लीटली, जब हम इन सभी कांस्टेंट्स का मान निकाल करके पुनः उसी समीकरण में रख देंगे, है ना। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो समीकरण ए है इसमें हम मूल भिन्न इक्वल टू समस्त आंशिक भिन्नों का योग करके लिखेंगे, और हम दाएं पक्ष को यानी कि पार्शियल फ्रैक्शंस वाला पार्ट को उसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, फिर दोनों पक्षों से कुछ कटेगा पिटेगा, काटने पीटने के पश्चात हम उस समीकरण में इस समीकरण में प्रयुक्त समस्त आर्बिट्री कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे, और फिर उन मानों को निकाल करके पुनः इसी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो मानों को निकालने के बाद पुनः इसी इक्वेशन में रखने के बाद जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगा वही कहलाएगा इस मूल भिन्न का पार्शियल फ्रैक्शंस में विभक्तीकरण, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि नियतांकों के मान ज्ञात करके उनके मानों को पुनः समीकरण ए में रख दीजिए, इस प्रकार से दिया गया मूल भिन्न आंशिक भिन्नों में विभक्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चर्चा करने की बात ये आ जाती है कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स का मान निकालेंगे कैसे। मान लो ऊपर वाले समीकरण में हमने रख दिया, वहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व करके काट पीट करके हमने कर लिया, काट पीट के हमने एक इक्वेशन बना लिया, लेकिन हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स 2 मेथड्स होते हैं। इन दोनों मेथड में से आप किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप दोनों मेथड को साथ ही अप्लाई कर लें, या फिर किसी भी एक मेथड से जो आपको सुटेबल लगे। अगर सारे मान निकलना है तो आप किसी एक ही मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, आप दोनों मेथड्स को साथ साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो
उन दोनों मेथड्स को हमने यहाँ पे आवश्यक नोट्स में लिखा है। इन दोनों नोट को आप भली भांति लिख लें, तैयार कर लें, याद कर लें, क्योंकि इन्हीं की आवश्यकता हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में विभक्त करने पर पड़ने वाली है। ठीक है, तो आवश्यक नोट्स में यहाँ पे मैंने लिखा है कि आंशिक भिन्नों में प्रयुक्त नियतांकों ABCD या फिर A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आदि के मान मुख्यतः दो विधियों से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो पहली जो विधि है वो कहती है कि यदि कैपिटल A बाई स्मॉल ax प्लस माइनस स्मॉल b प्रकार का एक रैखिक हर वाला आंशिक भिन्न हो तो ax प्लस माइनस बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस प्लस बी बाई ए दोनों पक्षों में रखकर नियतांक a का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके किसी पार्शियल फ्रैक्शन में, किसी आंशिक भिन्न में एक रैखिक हर मौजूद है जो कि कुछ इस टाइप का है, ax प्लस माइनस बी टाइप का। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। ये जो फैक्टर था इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, जो कुछ भी आएगा x का मान निकाल करके पुनः उस समीकरण में रख देते हैं। तो ऐसा करने से हमें इस फैक्टर ax प्लस माइनस बी के करेस्पॉन्डिंग जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन अज्यूम किया था a अपॉन ax प्लस माइनस बी, इस पार्शियल फ्रैक्शन में अंश में आए हुए कांस्टेंट a का मान हमें मिल जाता है। जब हम नीचे के फ्रैक्शन को इक्वल टू 0 करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल करके पुनः उस इक्वेशन में रख देते हैं, तो वहाँ से हमें उस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शन था उस पार्शियल फ्रैक्शन का के अंश में आए हुए कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो जब भी आपके किसी पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर फैक्टर वाला हर मौजूद हो तो फिर आप उस लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल करके, यानी चर की वैल्यू निकाल करके आप पुनः मूल भिन्न इक्वल टू आंशिक भिन्नों का योग वाला जो आपने उस समीकरण को सॉल्व किया था उसी समीकरण में आपको रखना है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि आपको उस लीनियर फैक्टर के संगत जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन था उस पार्शियल फ्रैक्शन के अंश में आए हुए कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से आपके जितने भी पार्शियल फ्रैक्शंस का हर जो है लीनियर होगा, आप उन सभी के लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे कि यह काम हम केवल लीनियर फैक्टर वाले के लिए ही कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात रही लीनियर फैक्टर्स की, है ना। लीनियर फैक्टर्स के अलावा आपके पार्शियल फ्रैक्शंस के हर में द्विघातीय फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी मौजूद हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब आपके पास द्विघाती हर वाले भी पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे तो उस केस में जब आप मूल भिन्न इक्वल टू पार्शियल भिन्न का सम को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको चर की घातें 2 या 2 से अधिक भी मिल सकती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम दोनों पक्षों से x के समान घातों के गुणांकों की तुलना करते हैं और यही कह रहा है हमारा आवश्यक नोट नंबर 2। तो आवश्यक नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग दोनों पक्षों से x के समान घातों के गुणांकों की तुलना करके और इस प्रकार प्राप्त समीकरणों को हल करके समस्त नियतांकों का मान ज्ञात किया जा सकता है। मींस जो आप मूल भिन्न इक्वल टू पार्शियल भिन्न का सम का जो इक्वेशन है उसे आप सॉल्व करेंगे दोनों पक्षों को काट पीट करके, अभी जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था। फिर उसके पश्चात वो जो एक इक्वेशन मिलेगा, है ना, उस इक्वेशन के दोनों पक्षों से आप x के समान घातों जैसे कि x के पावर 1 के घातों का, है ना, या x स्क्वायर के घातों का, या x क्यूब के घातों का, या x पावर 5 के घातों का, या फिर अचर पदों का, यानी x पावर 0 का, इन सभी x के समान घातों और अचर पदों के दोनों पक्षों से तुलना करके आप वहाँ से पार्शियल फ्रैक्शंस में आए सभी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जब आप तुलना करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 या 2 से अधिक कांस्टेंट्स में कुछ इक्वेशंस बनते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार तुलना करने से आपके पास ढेर सारे इक्वेशंस बनेंगे और उन समस्त इक्वेशंस को सॉल्व करके आप समस्त कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन अगर आप ये पहली विधि अप्लाई नहीं भी करते हैं तो इस दूसरी विधि से ही आप समस्त कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो दोनों मेथड्स को एक साथ अप्लाई कर ले अपने केस के अकॉर्डिंग, या फिर किसी एक विधि को ही अप्लाई करके आप सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। उसको और भी आसानी से क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एक, जो कि है हमारे पास 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमें आंशिक भिन्नों में विभक्त करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं कि 2a अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे हर का गुणनखंड हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे हर में एक फैक्टर है
एक्स माइनस ए का, दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस ए का, ठीक है। तो फिर इसके करस्पॉन्डिंगली जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे हमारे एक्स माइनस ए के करस्पॉन्डिंग हमें एक फैक्टर मिल जाएगा, एक फ्रैक्शन मिल जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए, और एक्स प्लस ए के करस्पॉन्डिंग एक पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा बी अपॉन एक्स प्लस ए। तो हम जानते हैं कि मूल भिन्न इक्वल टू समस्त पार्शियल भिन्न का सम। तो इस तरीके से हमने ये रख दिया डायरेक्टली 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए। फिर हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इस साइड को जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एलसीएम आएगा, फिर एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर ए के पास आएगा a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, और नीचे जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास 2a इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए आएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके जो दोनों पार्शियल फ्रैक्शन है वहाँ पे उन दोनों के हरों में लीनियर फैक्टर्स मौजूद है ना। तो अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स मौजूद है, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हम बारी बारी से इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके वहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल करके पुनः इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। वहाँ से हमें उनके संकर नियतांकों के मान मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले लिया एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब हम ये x इक्वल टू माइनस ए इस इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस ए हमें दोनों पक्षों में रखना है। तो यहाँ से ये इधर तो कोई x की वैल्यू है नहीं, तो ये 2a एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे a x प्लस ए। अब ध्यान दें x प्लस इक्वल टू हमने 0 रख दिया, तो यहाँ पे a इंटू 0 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने a इंटू 0 रख दिया, प्लस यहाँ पे b इंटू एक्स माइनस ए था, तो b और x की जगह पे हमें माइनस ए रखना है, तो b इंटू माइनस ए और माइनस ए, तो ये माइनस ए माइनस 2a बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आ जाएगा हमारे पास माइनस 2ab, क्योंकि a के साथ 0 था तो वो 0 बन चुका है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 2ab इक्वल टू आ गया माइनस 2a। अब आप ये 2a और ये 2a कट जाएगा, यहाँ पे माइनस b है, तो 1 इक्वल टू माइनस b आ जाएगा, यानी कि b इक्वल टू आपका माइनस 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी तो x इक्वल टू ए आ गया। अब हम इस x इक्वल टू ए को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2a तो 2a ही एज इट इज़ बना रहेगा हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस ए है, तो x प्लस ए, एक्स की जगह पे a रखा तो a इंटू ए प्लस ए यानी 2a बन जाएगा ये, और यहाँ एक कैपिटल वाला पहले से ही बाहर था, तो इस तरीके से हमारा 2 स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए आ जाएगा, प्लस b एक्स माइनस ए को हमने खुद ही पहले से ही 0 कर दिया, तो यहाँ पे b इंटू 0 यानी 0 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास 2 स्मॉल ए इक्वल टू 2 स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए आएगा, तो 2a कट जाएगा, और वहाँ से a इक्वल टू हमारे पास फाइनली 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन द सेम वे जैसे हमने ये वाले फैक्टर के लिए सॉल्व किया था, उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमें देख रहे हैं कि अब हमारे पास समस्त नियतांक जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस में थे ए और बी, उन सब के वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। तो जब इन सब वैल्यूज को ये सब वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, तो फिर वही मूल भिन्न इक्वल टू पार्शियल भिन्न का सम वाले में हम इन सभी वैल्यूज को रख देंगे। तो यहाँ से हमारा 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। इस तरीके से यह क्वेश्चन पहले मेथड्स के अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। यहाँ पे केवल और केवल लीनियर फैक्टर्स ही मौजूद थे, दैट्स वाई ये आसानी से सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पे द्विघाती होते तो हमें दूसरा मेथड भी एक साथ अप्लाई करना पड़ जाता। अब हमने इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पुनः समीकरण 1 से, ये हमारे पास समीकरण 1 था 2a इक्वल टू a एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको अरेंज किया, हमने x जहाँ पे x कॉमन मिल रहा था वहाँ से x कॉमन कर लिया, और जहाँ से कांस्टेंट टर्म a कॉमन मिल रहा था वहाँ से हमने कांस्टेंट कॉमन करके एक बहुपद टाइप का एक्सप्रेशन बनाया राइट हैंड साइड का। तो इस तरीके से हमारे पास मिल जाएगा 2a इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू ए, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का गुणांक है a प्लस बी और अचर पद है a माइनस बी इंटू ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दूसरा मेथड। यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों से x के समान गुणांकों की घातों की तुलना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x का गुणांक हमारे पास a प्लस बी है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में x मौजूद ही नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे x का गुणांक 0 है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मतलब जब हम दोनों तरफ से x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमारा a प्लस बी बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। और उसी तरह से जब हम अचर पदों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2a है। तो इस तरीके से अचर पदों का तुलना करने पर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए इक्वल टू 2a, ठीक है। वहाँ से a से a कट जाएगा और a माइनस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। यही मैंने आगे लिखा है। यहाँ से हमने क्या किया कि अब हम इन दोनों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट्स a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो 2 प्लस 3 किया तो 2a इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब हमने जोड़ा तो हमें 2a इक्वल टू 2 मिला। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, और इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन 3 को घटाया तो हमारे पास 2b इक्वल टू -2 आ जाएगा, है ना। यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू आ जाएगा -1। तो फाइनली हमारे पास आ गया 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू
1/x-a प्लस -1/x+a, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास 2a/x² - a² इक्वल टू 1/x-a माइनस 1/x+a, है ना, जो कि पूर्व में प्राप्त आंशिक भिन्न ही है। मतलब जो हमने मेथड 1 अप्लाई करके भिन्न प्राप्त किया था वही सेम भिन्न हमें यहाँ पर भी मेथड 2 अप्लाई करके मिला है। अतः हम नियतांकों a, b, c इत्यादि के मान आवश्यकता एवं सुविधानुसार उपरोक्त दो विधियों में से किसी भी एक या दोनों विधियों से एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने आवश्यकता और अपनी सुविधा के अनुसार आप दोनों मेथड्स में से चाहे दोनों मेथड्स को एक साथ ही अप्लाई कर लें या फिर किसी एक मेथड से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर मेथड से तो आप उस पर्टिकुलर मेथड से ही आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहाँ से नेतांक को ए बी सी जो कुछ भी आपने नेतांक माने हैं उनको वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उनकी वैल्यूज़ को आप मूल भिन्न इक्वल टू पार्शियल भिन्न का सम में वाले इक्वेशन में रख देंगे वहाँ से उसमें। तो इस प्रकार से आपका दिया गया मूल भिन्न पार्शियल फ्रैक्शंस में विभक्त हो जाएगा। यहीं पर आपका सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा। दिस नोट्स वाज प्रिपेयर्ड एंड रिटन बाय अर्पित राज एंड ऑल्सो दिस वीडियो वाज एडिटेड बाय अर्पित राज। सो that's all about my today's presentation. I hope all the concepts will be clear to all of you. If still you have any doubt or problem, you can ask me via the comment box or via email given in the description box. अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस के आने वाले अगले वीडियो लेक्चर्स में हम 1 by 1 करके हर एक केसेस पर सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।